आप अध्ययन कर रहे हैं मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, आप सबका स्वागत है। जैसा कि हम लोग भारतीय संविधान या भारतीय राज्य व्यवस्था के संबंध में अध्ययन कर रहे हैं, तो आपसे एक प्रश्न सिविल सेवा में भी और विभिन्न अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है, मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा में भी, कि भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। जैसे कि अभी आप देखेंगे हाल ही में लगा हुआ पिट है, तो पिट में भी आपसे पूछा गया भारतीय संविधान की विशेषताएं क्या है। तो भारतीय संविधान की विशेषताएं सिविल सेवा में पूछा गया, भारतीय संविधान क्या है और उसकी विशेषताओं का विश्लेषण कीजिए। तो आज हम लोग अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान की विशेषताओं के संबंध में, क्योंकि हिंदुस्तान का संविधान दुनिया का विशालतम संविधान है और विशालतम संविधान होने के साथ साथ उसकी विभिन्न विशेषताएं भी हैं। तो आज अध्ययन करेंगे भारतीय संविधान के विशेषताओं के संबंध में। भारतीय संविधान की विशेषताएं, भारतीय संविधान की विशेषताएं विशेषताएं अगर इस विशेषताओं के संबंध में बात करें तो पहली विशेषता हम लोग ये करेंगे, विश्व का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान। तो देखें, विश्व का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान है। एक प्रोफेसर है सर आइवर जेनिक्स का, सर आइवर जेनिक्स जी क्या कहते हैं कि भारतीय संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान, भारत का नहीं, विश्व का सबसे बड़ा संविधान। अब विश्व का सबसे बड़ा संविधान क्यों कहते हैं, तो अमेरिका के संविधान में देखते हैं तो आपको 7 अनुच्छेद मिलते हैं। कनाडा के संविधान का अध्ययन करते हैं तो 147 अनुच्छेद किए गए वर्णित, और ऐसा ही देखेंगे तो 100-200 अनुच्छेदों का वर्णन किया गया है, इससे ज्यादा नहीं किया गया है। तो भारतीय संविधान में प्रारंभ में ही 395 अनुच्छेदों का समावेश किया गया, और ये अनुच्छेदों की जो बड़ी एक संख्या मिलती है आपको, उस बड़ी संख्या का कारण क्या है कि भारत विविधताओं से भरा देश है। भारत में भाषाई, जातिगत, धार्मिक, लैंगिक, त्योहार, खान पान, वेशभूषा, विभिन्न प्रकार की विविधताएं पाई जाती हैं, और उन विविधताओं को समेटते हुए एक संविधान बनाना, और ऐसा संविधान जो अनवरत रूप से एक लंबे अरसे तक चलता रहे, उस संविधान को बनाना भी एक कठिन काम था। और उस कठिन काम को भारतीय संविधान के निर्माताओं ने बड़ी शिद्दत के साथ कार्य किया है। इस वजह से भारतीय संविधान में 395 अनुच्छेद उसके प्रारंभ में भी है, प्रारंभ में ही थे, और संविधान संशोधन करके अनवरत रूप से उसमें नए अनुच्छेदों का भी समावेश किया गया। तो विश्व का सबसे बड़ा और विशाल संविधान भारत का संविधान है। दूसरी हम लोग अगर बात करें दूसरी विशेषता की, तो दूसरी विशेषता ये कह सकते हैं कि ये एक लिखित संविधान है। कैसा संविधान है? लिखित संविधान है। अब बात करें क्या अलिखित संविधान भी होता है? तो हाँ, होता है। ब्रिटेन के संविधान की बात करें तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है। ब्रिटेन का संविधान कैसा है? अलिखित संविधान है। कैसा संविधान है? अलिखित। तो वहां पर फिर कार्य कैसे चलता है, अब आप ये सोचेंगे, तो वहां की संसद जिन कानूनों का निर्माण कर देती है, जिन आज्ञाओं को जारी कर देती है, वो उन आज्ञाओं के आधार पर ब्रिटेन की जो संसद है उसी के द्वारा बनाए गए कानूनों और आज्ञाओं के कारण जो कानूनों का निर्माण करती है, कानूनों और आज्ञाओं से उस देश का शासन संचालन होता है। वहां की संसद इतनी ज्यादा आप देखेंगे शक्तिशाली है, पावरफुल है, उसी के पास संपूर्ण सर्वभूता है। इसीलिए कहा जाता है कि ब्रिटेन की संसद एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा और सब कुछ कर सकती। ब्रिटेन की संसद एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बनाने के अलावा ब्रिटेन की संसद के पास सारे वो अधिकार हैं, वो हर कुछ कर सकती, बस इतना नहीं कर सकती कि एक स्त्री को पुरुष और पुरुष को स्त्री बना सके। तो ब्रिटेन का संविधान अलिखित संविधान है और हिंदुस्तान का संविधान लिखित संविधान है। अब उसके बाद हम लोग बात करें तीसरी विशेषता की कि भारतीय संविधान की तीसरी विशेषता क्या है। तो
तो यहां पर देखेंगे भारतीय संविधान की प्रस्तावना या प्रेम्बल में कुछ शब्द लिखे, भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या प्रभुता संपन्न, संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अब यहां पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि इसकी तीसरी विशेषता क्या कहती है कि भारत संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का तात्पर्य होता है ऐसा देश जो अपनी आंतरिक गृह नीति और विदेश नीति, आंतरिक और बाह्य नीतियों का निर्धारण स्वयं कर सके, उसी को कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न या संपूर्ण प्रभुता संपन्न। और एक किसी राज्य की, देश की सबसे बड़ी विशेषता होती है सॉवरेनिटी या संप्रभुता। अब बात करेंगे फिर क्या है समाजवादी। हमारे हिंदुस्तान का गणराज्य कैसा है, इसके विशेषण है। कौन से विशेषण? एक नंबर संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, दूसरा ये समाजवादी है। कैसा है? समाजवादी। इसकी पॉलिसी ऐसी होती है जो गरीबों के पक्ष में अधिक होगी, अर्थात हिंदू के आम जनमानस के पक्ष में अधिक बनाया जाए। पंथ निरपेक्ष मतलब सेकुलर देश है, ऐसा राष्ट्र, ऐसा देश जिसका अपना कोई राष्ट्रीय धर्म नहीं है, अर्थात वो सभी धर्मों के मामले में तटस्थ व्यवहार करता है, या फिर कह सकते हैं कि सभी धर्मों का सम्मान करने वाला गणराज्य। और लोकतंत्रात्मक हमारा गणराज्य कैसा है? ऐसा गणराज्य है जो लोकतंत्रात्मक। कुछ ऐसे राजतंत्र हैं जो लोकतांत्रिक हैं वहां पर आपके, लेकिन हिंदुस्तान में बात करें तो हिंदुस्तान लोकतंत्र भी है और गणराज्य भी। लोकतंत्र का मतलब यहां लोगों का शासन चलता है, और गणराज्य का मतलब इसका जो राष्ट्राध्यक्ष होता है वो क्या होगा? निर्वाचित होगा, ना कि वंशानुगत। फिर आप लोग बात करें कि और विशेषता क्या हो सकती है? संसदीय शासन प्रणाली की बात करें तो हिंदुस्तान में ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की गई। कहां से? ब्रिटेन के संविधान से संसदीय शासन प्रणाली ग्रहण की गई। इस ब्रिटेन से ग्रहण की गई संसदीय शासन प्रणाली के संबंध में बात करें तो भारत में एक संसदात्मक शासन व्यवस्था है, और उस संसदात्मक शासन व्यवस्था में मतलब संसद जो ऐसी एक मशीन है या ऐसी एक बॉडी है, एक ऐसा निकाय है, एक ऐसी संस्था है जो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है। तो एक संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान, तो संसदीय शासन प्रणाली के माध्यम से चलता है। फिर अगर बात करें कि भारत की और क्या संविधान की विशेषता है, तो इसमें मूल अधिकारों का समावेश किया गया। आप देखेंगे अमेरिका के संविधान की अगर बात करें कि अमेरिका का संविधान भी एक लिखित संविधान है, लेकिन वहां पर मौलिक अधिकारों का समावेश नहीं किया गया था। वहां पर एक संशोधन बिल ऑफ राइट्स ला करके वहां पर मूल अधिकारों का समावेश किया गया। लेकिन हिंदुस्तान के संविधान में भाग 3 के तहत अनुच्छेद 12 से 35 मूल अधिकारों का समावेश किया गया। तो मूल अधिकारों का समावेश मतलब लोगों को अपने अधिकार उसके प्रारंभ या प्रवृत्त होने 26 जनवरी 1950 से ही प्राप्त हो गए। फिर आप बात करेंगे तो इस पे पहले मूल अधिकार 7 प्रकार के थे, 7 प्रकार के मूल अधिकार प्राप्त थे, किंतु संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो अब वर्तमान समय में 6 प्रकार के फंडामेंटल राइट भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। फिर उसके बाद अगर बात करें कि इस पे क्या प्रावधान किया गया है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करें तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया है। अर्थात राज्य को नीति निर्देशित, राज्य की नीतियों को निर्देशित अर्थात मार्गदर्शन करने वाले कुछ सिद्धांत प्रावधानित किए गए। अर्थात पहले राजतंत्र होता था, फिर प्रजातंत्र आया, लेकिन आज का जो आधुनिक राज्य है वो लोक कल्याणकारी राज्य है, सोशल वेलफेयर स्टेट। और उस सोशल वेलफेयर लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए भारतीय संविधान में नीति निर्देशक तत्वों का समावेश, DPSP का समावेश अनुच्छेद 36 से 51 में किया गया।
और इसका देखेंगे तो भाग 4 में इनका समावेश किया गया। इनके आधार पर आप देखेंगे विभिन्न प्रकार के भारतीय जनमानस, राज्य का ये नैतिक कर्तव्य नियत किया जाता है कि राज्य अपने राज्य के नागरिकों की बेहतरी के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक अर्थात एक बेहतर लोकतंत्र या बेहतर सामाजिक आधार पर भी लोकतंत्र हो, राजनीतिक आधार पर भी लोकतंत्र हो और आर्थिक आधार पर भी लोकतंत्र स्थापित हो, आर्थिक संसाधनों में सबका समान बंटवारा हो। इस संबंध में राज्य खुशहाल कैसे बने, राज्य बेहतर कैसे बने, राज्य कल्याणकारी कैसे बने, इस संबंध में जो प्रावधान किया गया है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के में उपबंधित किया गया है। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो आपने देखा विश्व का सबसे विशाल और विस्तृत संविधान है, सर आइवर जेनिक्स ने कहा यह विश्व का सबसे बड़ा संविधान है। दूसरा, इस देश का संविधान लिखित संविधान है जबकि ब्रिटेन का संविधान अलिखित है। और फिर क्या है, यह एक देश गणराज्य है और इस गणराज्य की विशेषण क्या है, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। कैसा गणराज्य है, तो इसके 4 विशेषण इस गणराज्य के हैं। तो गणराज्य हमारा संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक और गणराज्य है। संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से हमारे देश में किया गया। मूल अधिकारों की बात करें तो पहले 7 प्रकार के मूल अधिकार थे। वर्तमान समय में मूल अधिकारों की बात करें तो 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हमारे देश के नागरिकों को प्राप्त हैं। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उपबंध भारतीय संविधान के भाग 4 में किया गया। आगे चल करके और विशेषताओं के संबंध में देखें तो और विशेषताओं में क्या वर्णन किया गया है, क्या हमारे भारतीय संविधान की विशेषताएं, तो अब देखेंगे इस पे आपातकालीन शक्तियों का भी उल्लेख किया गया। आपातकालीन शक्तियां जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई। कहां से ग्रहण की गई है, जर्मनी के संविधान से ग्रहण की गई। आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध, आपातकालीन उपबंध का देखें तो यह उपबंध भाग 18 के मध्य अनुच्छेद 352 से 360 के मध्य किए गए। तो आपात उपबंध जर्मनी से लिए गए कि सामान्य काल में परिस्थितियां कैसी होंगी और आपातकाल में इनके संबंध में उपबंध किया गया। फिर अगर बात करें तो इस पे नागरिकों के मूल अधिकारों की साथ साथ मूल कर्तव्यों की, नागरिकों के मूल कर्तव्य, नागरिकों को मूल कर्तव्य। अब मूल कर्तव्यों की अगर बात करें तो भारतीय संविधान के भाग 4 में भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत 10 प्रकार के मूल या मौलिक कर्तव्य थे जो वर्तमान समय में अब 11 हो चुके। 11 मौलिक कर्तव्यों का समावेश किया गया है भारतीय संविधान में। अब उसके बाद अगर बात करें तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका का प्रावधान किया गया, स्वतंत्र न्यायपालिका। अब स्वतंत्र न्यायपालिका के संबंध में अगर देखें तो हिंदुस्तान की न्यायपालिका अर्थात मॉन्टेस्क्यू के पृथक्करण सिद्धांत पर कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण किया गया है और न्यायपालिका को स्वतंत्र बनाने के लिए उसके न्यायाधीशों के वेतन भत्तों, छुट्टियों, नियुक्ति, उनके हटाए जाने, अपदस्थ किए जाने, त्यागपत्र किए जाने के संबंध में विशेष उपबंध किए गए हैं। तो एक स्वतंत्र न्यायपालिका की व्यवस्था की गई जिससे कि मत्स्य न्याय स्थापित ना हो, चाहे यहाँ पर राजा हो चाहे रंक, उसके सब के लिए एक बेहतर न्यायिक व्यवस्था की गई है और न्यायपालिका को भारतीय लोकतंत्र का तीसरा स्तंभ कहा जाता है। फिर अगर हम लोग बात करें तो इस पे नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण, नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण। अब यहां पर अगर देखें नम्यता और अनम्यता क्या है, तो नम्यता और अनम्यता का मतलब लोचता और कठोरता का अनोखा मिश्रण है। भारतीय संविधान के विभिन्न उपबंध ऐसे हैं जो बिल्कुल लचीले हैं। भारतीय संविधान लचीला और कठोर दोनों किस्म का है। जब आपसे पूछा जाए कि भारतीय संविधान कैसा है तो भारतीय संविधान नम्यता और अनम्यता का अनोखा मिश्रण अर्थात भारतीय संविधान कठोर और लचीला दोनों किस्म का है। फिर अगर हम लोग बात करें तो भारतीय संविधान केंद्रोन्मुखी है, केंद्रोन्मुखी संविधान, केंद्रोन्मुखी संविधान। अब भारतीय संविधान को देखेंगे तो केंद्रोन्मुखी संविधान के संबंध में अगर बात करें तो केंद्र की ओर उन्मुख भारतीय संविधान है। केंद्र की ओर उन्मुख भारतीय संविधान की बात करें तो देखा होगा जब सामान्य काल रहता है, सामान्य परिस्थितियों में या सामान्य काल में यह संघात्मक स्वरूप अपनाता है, संघात्मक स्वरूप। और यह संघात्मक शासन व्यवस्था
कनाडा से ग्रहण की गई। और आपातकाल की स्थितियों में, आपातकाल में यह क्या होता है, आपातकाल में एकात्मक स्वरूप ग्रहण करता है। कैसा स्वरूप? एकात्मक स्वरूप ग्रहण करता है। कैसा स्वरूप? एकात्मक स्वरूप। अर्थात जब आपातकाल होता है तो अधिकांश शक्तियों का प्रयोग संसद और केंद्र की कार्यपालिका द्वारा संचालित किया जाता है। जैसा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संबंध में देखेंगे तो संघात्मकता और एकात्मकता को लेकर भारतीय संविधान में विभिन्न प्रकार का विवाद था। कुछ लोग कह रहे थे कि भारतीय संविधान संघात्मक है, कुछ कह रहे थे एकात्मक है, कुछ कह रहे थे कि अर्धसंघीय है। तो डॉक्टर अंबेडकर ने इसका जवाब देते हुए कहा कि भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया। भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में ढाला नहीं गया। फिर अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पर एकल नागरिकता का प्रावधान है। अगर इसकी बात करें तो एकल या इकहरी नागरिकता का, एकल नागरिकता, एकल या इकहरी नागरिकता कह सकते हैं, इकहरी या इकहरी नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में देखेंगे दो प्रकार की नागरिकता नहीं है। भारत के नागरिकों को एक ही प्रकार की नागरिकता है, देश या राष्ट्र की नागरिकता प्राप्त है, ना कि प्रांतीय। अमेरिका के संविधान में देखेंगे तो अमेरिका में एकल की जगह दूसरी दोहरी नागरिकता का, एक प्रांत की नागरिकता और एक देश की नागरिकता के संबंध में उपबंध किया गया। तो भारत ऐसा नहीं करता है, भारत में इकहरी नागरिकता का प्रावधान। फिर अगर देखेंगे तो वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। किसका? वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। अब इस वयस्क मताधिकार के संबंध में बात करें तो वयस्क मताधिकार के संबंध में क्या प्रावधान है? तो अनुच्छेद 326, जब यहां पर आप पढ़ेंगे निर्वाचन, तो भाग 15 में निर्वाचन के तहत आर्टिकल 126 में कहा गया है कि लोकसभा और विधानसभाओं के लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार अर्थात 18 या उससे अधिक वर्ष अधिक आयु का कोई भी नागरिक है तो उसे वोट देने का अधिकार होगा। तो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के संबंध में उपबंध किया गया है इस भारतीय संविधान में। तो भारतीय संविधान की एक विशेषता है वयस्क मताधिकार की। अब अगर हम लोग आगे बात करें तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान की सर्वोच्चता, भारतीय संविधान सर्वोच्च है। अर्थात सर्वोच्च इसलिए है कि भारत की कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका भारतीय संविधान के इतर जाकर के काम नहीं कर सकती। तो इतर जाकर के कार्य नहीं कर सकती। इस संबंध में अगर हम लोग देखें तो भारत में क्या प्रावधान किया गया है? भारत में क्या है? संविधान की सर्वोच्चता है। संविधान ही यहां पर सर्वोच्च है। देखा होगा संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। अगर संविधान की सर्वोच्चता की बात करें तो विभिन्न सारे विद्वानों, बहुत सारे विद्वानों ने भारतीय संविधान की सर्वोच्चता के संबंध में बातें कही हैं। यहां तक कि आप देखेंगे तो मुख्य न्यायाधीशों में विभिन्न प्रकार से इस पर कमेंट किए गए। जैसा कि कहा गया है कि अगर किसी को अपना भगवान ढूंढना हो तो भारतीय संविधान पढ़ ले, तो भारत के संविधान से उसको अपना भगवान मिल जाएगा, वो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। अर्थात कहने का मतलब हर किसी को न्याय चाहिए तो भारतीय संविधान पर उसको आस्था होनी चाहिए। फिर अगर बात करें कि इस पर डॉक्टर अंबेडकर के क्या सेंटेंस है, तो डॉक्टर अंबेडकर ने लिखा था, भारतीय संविधान लिखने के पश्चात कहा कि मैं महसूस करता हूं कि भारतीय संविधान व्यवहारिक है, इसमें परिवर्तन की क्षमता और शांतिकाल तथा युद्ध काल में देश की एकता को बनाए रखने के साथ ही इसमें सामर्थ्य है। वास्तव में मैं ये कहना चाहूँगा कि यदि नवीन संविधान के अंतर्गत भी स्थिति खराब होती है तो इसका कारण ये नहीं होगा कि भारतीय संविधान खराब है, वरन हमें ये कहना होगा कि नागरिक ही ऐसे हैं या मनुष्य ही खराब है। ये डॉक्टर अंबेडकर के भारतीय संविधान के संबंध में शब्द थे। तो भारतीय संविधान की सर्वोच्चता है। फिर अगर हम लोग बात करें कि इस पे और क्या उपबंध किए गए हैं, तो और जो इसकी विशेषताएं हैं, विशेषताओं में आप देखेंगे तो ग्राम पंचायतों की स्थापना भारतीय संविधान के मूल में नहीं थी। केवल और केवल ग्राम पंचायतों की स्थापना गांधी जी चाहते थे कि ग्राम स्वराज की स्थापना हो, और डॉक्टर अंबेडकर इसके अगेंस्ट थे, क्योंकि वो जानते थे कि भारत में जो भी अन्य कुरीतियां, चाहे वो सती प्रथा हो, चाहे बाल विवाह हो, चाहे पर्दा प्रथा हो, चाहे अशिक्षा हो, चाहे जाति भेद हो, चाहे लैंगिक विभेद हो, उसका अड्डा जो है, सोर्स जो है,
वो क्या है, वो गांव है। और जब तक गांव में ताकत रहेगी कुछ वर्चस्वशाली लोगों के पास, तब तक ये समस्या क्रिएट रहेगी। तो उन्होंने हिंदुस्तान को एक समता के रास्ते पर लाने के लिए पंचायतों के संबंध में उपबंध नहीं कराए। फिर भी गांधी के मान सम्मान के लिए अनुच्छेद 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन के संबंध में उपबंध किया गया था। लेकिन जब भारतीय समाज अपने आप धीरे धीरे समता की ओर अग्रसर हुआ तो 93वें संविधान 73वें संविधान संशोधन 1993 द्वारा पंचायतों को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया भाग 9 का के तहत। अगर हम फिर बात करें कि और क्या उपबंध किए गए तो शक्तियों के विभाजन का प्रावधान है, शक्तियों के विभाजन का प्रावधान। आप अगर यहां पर देखेंगे तो शक्तियों का विभाजन किया गया है। शक्तियों का विभाजन कैसे किया गया है, सूचियों के तहत। सूचियों के तहत क्या किया गया है, सूचियां बना करके, एक क्या किया गया है, संघ सूची का प्रावधान है, दूसरा राज्य सूची का प्रावधान है और तीसरा समवर्ती सूची का प्रावधान। अगर आप प्रारंभ में देखेंगे तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा संघ, राज्य और समवर्ती सूची का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा भी जो अवशिष्ट विधायी शक्तियां बचती हैं, अवशिष्ट विधायी शक्तियों के संबंध में अगर बात करें, अवशिष्ट विधायी शक्तियां, तो अवशिष्ट विधायी शक्तियों की जब बात करेंगे तो अवशिष्ट विधायी शक्तियां भारत में संसद को प्राप्त हैं। अगर 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत बात करें कि अवशिष्ट विधायी शक्तियां किसको दी गई थी, तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल को अवशिष्ट विधायी शक्तियां दी गई थी। तो ये प्रमुख विशेषताएं भारतीय संविधान की हो गई। धन्यवाद।